हे गाइस एंड हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रामीण शिक्षा फॉर बिहार बोर्ड। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ये एक सीरीज चलाया जा रहा है और ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस वर्ष क्लास 12th के एग्ज़ाम बिहार बोर्ड से देने वाले हैं और जिनका पेपर मैथमेटिक्स रहा है। इस मैथमेटिक्स के सीरीज में आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। और वेक्टर हम लोग किस ढंग से पढ़ रहे हैं, वेक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं विथ कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था वेक्टर का, वहां से हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है। औपचारिकता के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम पप्पू कुमार है और मैं गया जिले के फतेहपुर प्रखंड का रहने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में देख कर गए थे ना, फाइंड लेमडा व्हेन द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 4 यूनिट। तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको आपको ये चीज़ें पता हो कि प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्शन निकालना रहे किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे, मैं ऐसा एक लेता हूं कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी। ऐसा करते हैं कि मान लो ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर बी है और ये मान लो वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल जो दिया हुआ है थीटा है। अब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन चाहिए वेक्टर बी पे। तो बाबू, जब तुम लोग वेक्टर पढ़ोगे क्लास 11th के फिजिक्स में, तो प्रोजेक्शन निकालना सीखोगे, या फिर जब भी आप लोग मैकेनिक्स का क्वेश्चन करते होगे फिजिक्स में तो प्रोजेक्शन लेते होगे। तो अगर ये ए है तो इसका प्रोजेक्शन हम लोग किस तरीके से लेते हैं, देखो इस वेक्टर पे हम लोग प्रोजेक्शन क्या लेते हैं, इसको लिखते हैं क्या, ये ए है और ये थीटा है, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग लिख सकते हैं ए, मैग्नीट्यूड इसका सिर्फ लेंगे, वेक्टर तो नहीं लेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। ये ये लेंथ को क्या बोलेंगे, अगर ये ए है तो इस लेंथ को क्या बोलेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए कॉस थीटा लेंगे। और इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी है, अगर आपसे बोल दिया जाए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या होगा, है ना, तो आप क्या करेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसको मान लो आगे प्रोड्यूस कर दो। ठीक है, आगे बढ़ा दो इसको। ये आगे बढ़ा रहे हैं सिर्फ ऐसा ही, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए बढ़ा रहे ताकि यहाँ से जो हम लोग परपेंडिकुलर खींचे, मान लो कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर गया लाइक दिस, मान लो ये परपेंडिकुलर जो गया, तो अगर ये परपेंडिकुलर थीटा है तो अगर ये बी है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ये बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो मैं लिखा वो क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। समझ आया, नाउ ये चीज आपको क्लियर हो गई है ना। तो अब हम लोग ये कैसे निकालेंगे, बी कॉस थीटा या फिर ए कॉस थीटा कैसे लिखेंगे। तो देखो, हम लोग डॉट प्रोडक्ट पिछले क्लास में पढ़े थे। डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़े थे, वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट अगर हम लोग करते हैं तो लिखते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये कॉस थीटा। थीटा क्या होता था, थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन द वेक्टर। या इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते थे, मॉडुलस ऑफ ए को हम लोग डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ बी को बी लिख सकते हैं और ये कॉस थीटा। यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये तो डॉट प्रोडक्ट में सीखे थे, लेकिन हमको प्रोजेक्शन निकालने के लिए ए कॉस थीटा, तो अगर हम लोग ए कॉस थीटा को अलग कर दे, ए कॉस थीटा को अलग कर दे तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन व्हाट,
अगर ए कॉस थीटा को अलग करेंगे यहाँ से तो वेक्टर ए डॉट बी अपॉन क्या बी, इसी को बोलते हैं क्या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगर ये लिख दिया जाए बी कॉस थीटा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग ए डॉट बी अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए सॉरी वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। यह कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। देखो इसको याद नहीं करना, अगर डॉट प्रोडक्ट आपको आता है तो लिख सकते हो। जब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कहेगा तो मतलब ए का प्रोजेक्शन कह रहा है मतलब ए कॉस थीटा, ऐसे बना लेना डायग्राम ए कॉस थीटा, बी क्या कहेगा तो बी कॉस थीटा, और उसको हम लोग इस तरीके से फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे बोला तो क्या लिखेंगे ए कॉस थीटा, बी का प्रोजेक्शन बोला है तो बी कॉस थीटा, और इस फार्मूले में बी कॉस थीटा को अगर अलग करोगे तो ए को हमको इस साइड करना पड़ेगा। अगर ए को इस साइड किए तो हम लोग क्या होगा ए डॉट बी अपॉन ए, अगर हम लोग बी को ये साइड करेंगे तो ये बन जाएगा यानी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। कह रहा है फाइंड लेमडा व्हेन द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज 4 यूनिट। मतलब कि क्या बोल रहा था, ए का प्रोजेक्शन बोल रहा है बी पे, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे फार्मूला वाइज हम लोग पहले ऐसे लिखते हैं, मतलब फार्मूला याद नहीं करना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग को क्या निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए, यानी कि ए डॉट बी अपॉन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए कॉस थीटा, इसी का तो प्रोजेक्शन चाहिए था, ए कॉस थीटा ही तो चाहिए था, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी। अब ए डॉट बी निकालना है, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आपको तो बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हम लोग बी लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट ओवर बी का आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दे तो 2 का स्क्वायर इज 4, 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। 36 और 4 40 और 9 49, अंडर रूट ओवर 49 क्या आ जाएगा 7। अब हमको ए डॉट बी निकालना है। अब मैं ए डॉट बी बताया हूं कि अगर सब दिया रहे आई कैप जे कैप और के कैप में तो आई को आई के साथ करेंगे तो बचेगा, बाकी सबका 0 हो जाएगा। तो 2 को लेमडा के साथ करेंगे तो 2 लेमडा प्लस जे को जे के साथ करेंगे तो 6 प्लस के को के साथ करेंगे तो 4 तो 12। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो 2 लेमडा प्लस 12 और 6 18, ए डॉट बी आ गया कितना 2 लेमडा प्लस 18। ठीक है, और नाउ हमको दिया हुआ है क्या प्रोजेक्शन दिया हुआ है, मतलब ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी इज इक्वल टू दिया है क्या मेरे को 4 दिया हुआ है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन बी इज इक्वल टू 4। इसलिए ए डॉट बी क्या दिया निकाले हम लोग, ए डॉट बी अभी निकाले 2 लेमडा प्लस 18 अपॉन बी का वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो 7 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 लेमडा प्लस 18 इज इक्वल टू 28, 2 लेमडा प्लस 18 इज इक्वल टू 28। इसलिए 2 लेमडा इज इक्वल टू 28 माइनस 18 क्या हो जाएगा 10। इसलिए लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, यानी लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा 5।
इस तरीक़ा से आपको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है और कैलकुलेट करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। जल्दीबाजी नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को बताने में कॉन्सेप्ट के साथ 10 मिनट लगा, मतलब कि 5 मिनट बताने में लगेगा ही लगेगा, है ना। ये क्वेश्चन है भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ये क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, अच्छा। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। ए दिया है और बी दिया हुआ है। एंगल बिटवीन द वेक्टर के लिए मैं बताया था ना, फार्मूला बताया था कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में एंगल बताना है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बताया था, मान लो यहाँ कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल है, मैं कैपिटल ए लिख रहा हूँ कि मान लो कैपिटल एक ए वेक्टर है और एक कैपिटल बी वेक्टर है। ये दोनों के बीच में अगर एंगल निकालना रहता था तो एक फार्मूला बताया था ना, जिसको डिराइव किया था a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन ए बी, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही फार्मूला को हम लोग को अप्लाई करना है। अगर ये फार्मूला याद किया हुआ है तो ठीक है, और नहीं याद किया तो जैसे मैं डिराइव किया हूँ वैसे डिराइव आपको करना पड़ेगा। लेकिन बात आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी का नहीं दिया हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी का दिया है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ ना कि कैपिटल ए इज इक्वल टू लिख देता हूँ ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और कैपिटल बी के बराबर लिख देता हूँ कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी करोगे तो आई को आई के साथ ऐड करोगे, जे को जे के साथ ऐड करोगे तो आई 2 प्लस 3 इज 5 आई कैप, -1 एंड +1 जीरो हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 0 जे कैप। 3 एंड -2, 3 -2 इज 1 यानी प्लस के कैप। a माइनस बी करोगे तो 2 - 3 इज -1 दैट इज माइनस आई कैप। -1 एंड -1 एंड प्लस, सॉरी यहाँ पे -1 है और -1 तो हो जाएगा -2 जे कैप, -1 एंड -1 -2 जे कैप। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5, क्या हो जाएगा 5 के कैप। ये दोनों मिला है, वेक्टर ए और वेक्टर बी मिल गया। अब इस फार्मूले में मैं पुट कर देता हूँ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी हम लोग को निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी। ए डॉट बी करोगे तो क्या करोगे, आई को आई के साथ करोगे तो 5 - 1 इज -5 प्लस 0 इंटू -2, 0 इंटू -2, 1 इंटू 5, -5 एंड +5 कैंसिल आउट और ये 0, यानी नेट क्या आ गया 0। ठीक है, और अब जब 0 अगर आ गया ना तो ए और बी निकालने का मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी निकाल लो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताओ बाबू क्या होगा, होगा क्या, ए ये है ना 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा √26। इसको अगर करोगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिख दूं तो क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 प्लस 1, 25 से 4 29 और 1 30, 30। अब लिखना है फार्मूला में ए डॉट बी क्या आया 0 अपॉन ए क्या आया 20 √26 और बी क्या √30। 0 अपॉन समथिंग इज व्हाट 0, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0। अगर हम लोग कॉस इनवर्स को इस साइड ले आए तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा कितना के लिए 0 होता है भाई, तो थीटा इज इक्वल टू अगर π/2 रहेगा या 90 डिग्री इसको लिख सकता है,
तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा एंगल बिटवीन द ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज π/2। यहाँ पे कैपिटल ए को मैं क्या माना हूँ, एक नया वेक्टर जिसका जो ए वेक्टर स्मॉल वेक्टर ए एंड स्मॉल वेक्टर बी का सम के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन। अब देखो ए डॉट बी अगर 0 है तो क्या होगा, इसमें से कौन सा सही होगा। तो ए डॉट बी अगर देखोगे तो हम लोग क्या लिखते हैं भाई, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। लेकिन कह रहा ए डॉट बी 0 है, मतलब अगर ये 0 है इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अगर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये तीन तीन पार्ट है ना, ए भी है बी भी है और कॉस थीटा भी है। ये तीनों का प्रोडक्ट जो है 0 है। तीनों का प्रोडक्ट अगर मान लो कोई भी मान लो नंबर ले लो, 3 नंबर ले लो, उसका प्रोडक्ट अगर 0 तभी होगा, लाइक 2 इंटू 3 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 3 इंटू 2 इज 0, 2 इंटू 0 इज इंटू 3 इज 0। मतलब अगर ये तीनों में से तुम देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ या तो एक यहाँ पे 0 हो जाए या ये 0 हो जाए ये 0, मतलब तीनों में से कोई एक 0 होना ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, या तो ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए या कॉस थीटा 0 हो जाए। ठीक है, लेकिन ए इज इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कि 0 हो, लेकिन अगर ये वेक्टर दिया हुआ है तो हो सकता है 0 की नल वेक्टर रहे। बी भी हो सकता है 0 हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू भी 0 हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ये दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, यहाँ पे नहीं आपका मेंशन किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे दिया रहता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब बताओ कि क्या है कि ए डॉट बी 0 है। अगर ये नहीं रहता 0, अगर ये नहीं रहता 0 ऐसे दिया रहता तो हम लोग क्या लिखते कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर ए और बी दोनों 0 नहीं है इसका मतलब 0 कौन है, जैसे तीनों में से कोई एक तो 0 होना ही चाहिए। तो अगर ए भी 0 नहीं है बी भी 0 नहीं है, ए भी 0 नहीं है बी भी 0 नहीं, तो 0 क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर 0 है इसका मतलब थीटा कितना डिग्री रहेगा तो 0 होगा भाई, तो थीटा हो जाएगा π/2 या फिर 90 डिग्री। अगर थीटा π/2 या फिर 90, π/2 इसका मतलब क्या, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। यहाँ पे वेक्टर देना चाहिए, ठीक है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ ए लिखने का मतलब ये गलत है। ए लिखने का मतलब मैग्नीट्यूड होगा। अब मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर होने से क्या होगा, वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो यहाँ वेक्टर रहना चाहिए क्वेश्चन में। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, चलो अब देखो, अब ना इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट और उस पे बेसिस क्वेश्चन भी मैं कर चुका हूँ, और भी क्वेश्चन होंगे मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ना क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। इससे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। क्या किसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का। चलो भैया, क्रॉस प्रोडक्ट जैसा कि मैं बताया था ना कि मल्टीप्लिकेशन करने का दो तरीका होता है। मल्टीप्लिकेशन करने का दो तरीका होता है ना, मैं बताया था पहले। अगर तुम देखोगे चेक करोगे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मैं बताया था। कहाँ है, हाँ ये रहा। देखो यहाँ पे मैं बताया था ना कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा नहीं किए थे। आज क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट को एक और नाम से बुलाते हैं, क्या चीज के नाम से बुलाते हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। देखो, मान लो कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर इसके बीच में इस तरह से साइन दिया हुआ है ए क्रॉस बी, तो इसको बोलते हैं क्या? सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। वहीं पे अगर इसको दिया रहता था क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो अगर डॉट दिया है जिसको बोलते थे क्या? डॉट प्रोडक्ट। अगर दोनों के बीच में क्रॉस दिया है इसका मतलब क्या बोलते थे? क्रॉस प्रोडक्ट। अब बोलोगे भैया उसमें तो स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे, इसमें वेक्टर प्रोडक्ट बोलते थे, तो कैसे? अब आगे बताते हैं। देखो, अब देखो कि अगर वेक्टर ए को क्रॉस किए वेक्टर बी के साथ, डॉट का तो पहले बता दिया था, अगर ए क्रॉस बी किए इसका मतलब क्या हुआ? ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? ए बी साइन थीटा। और यहां पे हम लोग एक लिखते हैं एन कैप, एन कैप, स्मॉल एन लिखते हैं ना, एन कैप। अगर बाबू तुम देखोगे यहाँ पे एन कैप जो लिखे हैं, एन कैप जो लिखे हैं हम लोग, ये एक यूनिट वेक्टर है ना, ये एक यूनिट वेक्टर है। और ये क्या है? ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और ये क्या है? यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो ये यूनिट वेक्टर देगा, और ये यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन दिया वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। अब अगर उस प्रोडक्ट का पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसका मतलब ये क्या है? नेट क्या आया? ये एक वेक्टर आया। और ये वेक्टर आने की वजह से ही हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। इस वेक्टर आने की वजह से ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब इसका समझ में आया कि क्रॉस प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों एक ही प्रोडक्ट का नाम है। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए और बी के बीच में क्रॉस का साइन रहता है। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। और वही अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देखते थे तो स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। समझ में आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। चलो भैया, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और सीखेंगे कि सर यहाँ पे तो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर आएगा, लेकिन वो डायरेक्शन फाइंड कैसे करेंगे? डायरेक्शन हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। चलो कैसे पता करेंगे? देखो, देखो हम लोग पता करेंगे इस तरीके से, ये वाला यूज करेंगे। ये आप लोग क्लास में राइट हैंड थंब रूल वाला सीखे होंगे ना, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल पढ़े होंगे। मतलब इस तरीका से एक वेक्टर ए के पास रखो और इसको वेक्टर बी के तरफ ले जाओ, वेक्टर ए के पास रखो, वेक्टर बी के तरफ ले जाओ, और जो तुम्हारे अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किसका होगा?
ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। किसका होगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। एक और होता है, वो कौन सा होता है? स्क्रू रूल। एक और डायरेक्शन होता है, एक तरीका और क्या होता है? स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, स्क्रू रूल ये होता है कि देखो मान लो ये स्क्रू है जिसको हम लोग टाइट करते हैं या खोलते हैं, है ना। तो जब हम लोग खोलते हैं तो ये ऊपर आता है ना, और जब हम लोग कसते हैं इसको मतलब टाइट करते हैं तो ये नीचे जाता है। जब खोलते हैं तो ये ऊपर आता है, और जब हम लोग खोलते हैं तो देखो हम लोग कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और जब कसते हैं तो हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, जब कसते हैं हम लोग तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं और खोलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लो कि ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी, तो इस तरीके से अगर हम लोग घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की ओर आएगा डायरेक्शन, और अगर कसते हैं हम लोग टाइट करते हैं मतलब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या आएगा? डाउनवर्ड जाएगा, है ना डायरेक्शन। तो ये दो डायरेक्शन फाइंड करने का, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, मैं दोनों डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका मैं बता दिया हूं। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी जो होगा वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। जैसे हम लोग उसमें देखते थे डॉट प्रोडक्ट में कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो होता था ए डॉट बी, वो होता था स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे आता है, इसका डायरेक्शन कुछ होगा, ए डॉट बी का डायरेक्शन कुछ होगा, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कुछ होगा। इसका डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, अगर देखोगे मान लो वेक्टर ये ए है, ये ए है, और ये मान लो ये बी है, ये ए है। ठीक है, अगर हम लोग ए क्रॉस बी करें, ए क्रॉस बी मतलब व्हाट, इधर जा रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन इधर आया। या फिर हम लोग इस तरीके से देखो, ऐसे घुमाए, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, तो इसका डायरेक्शन कैसे आएगा? मतलब ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। लेकिन बी क्रॉस ई मतलब इधर से करे तो इसका अंदर की ओर जा रहा है ना, अंदर की ओर, मतलब अगर इसको टाइट करे तो अंदर की ओर जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, दूसरी चीज समझे कि अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, किसकी बात कर रहे हैं? ए क्रॉस बी की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का, तो क्या होगा? तो पहले देखो फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए क्रॉस बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ए बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ए बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो ए क्रॉस बी का मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी कि ये हो जाएगा क्या? ए बी। देखो मैग्नीट्यूड का साइन है इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन में नहीं लिया हूं। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस ए बी। ठीक है, फोर्थ, ये समझ में आया? एक क्रॉस बी और एक समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझो। क्या समझो? एक चीज और क्या समझो? एक चीज और क्या समझना है भाई? देखो मैं क्या बताने वाला था, एक क्रॉस बी ये मैं बता दिया ना। ठीक है, क्या बताने वाला था मैं? हाँ, मैं ये बताने वाला था कि जो ये एन कैप होगा, एन कैप जो यूनिट वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू
ए होगा वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए और परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब ए कैप दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ए पे भी होगा और बी पे भी होगा, और एन कैप तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस बी का पैरेलल होगा ना, सॉरी ये नहीं, पैरेलल होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो एन कैप इज ए क्रॉस बी। ठीक है, इक्वल टू नहीं लिख सकते क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझ में आया। यहाँ ऐसे लिख सकते हो एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब अगर उस वेक्टर को हम लोग ए क्रॉस बी से डिवाइड कर देंगे ना, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, वही एन कैप होगा। ठीक है, तो ये 4-5 प्रॉपर्टी था जो इंपॉर्टेंट था, जिसका हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो भाई, कॉन्सेप्ट आप सीख गए। थोड़ा सा मेरे को और बताना है कि अगर मान लो वेक्टर ए जो दिया हुआ है वो मान लो कुछ इस तरीका से दिया हुआ है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और वेक्टर बी जो है वो दिया हुआ है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको ए क्रॉस बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर? देखो बाबू, ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करना है। कौन सा मेथड का यूज करना है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मैं पढ़ाया हूं, इसको आई लिख दो, इसको जे लिख दो, इसको के लिख दो, और फिर इसका आई कैप का कोफिशिएंट लिख दो A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3। अब आपको ना इसको सॉल्व करना सिखाया हूं कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है भाई? देखो क्या लिखेंगे, आई कैप को लिए है ना, आई कैप को लिए हैं, किसको लिए हैं? आई कैप को। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, मतलब A2 B3 माइनस B2 A3। अब उसके बाद क्या लेंगे, तो J को लिखेंगे तो माइनस जे लिख देंगे यहाँ पे, माइनस जे। क्यों लिखेंगे माइनस जे? क्योंकि J इंटू -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 1, मतलब सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 2 प्लस 1 इज 3, और -1 पे पावर 3 रहता था, क्या होता था? होता था माइनस, तो माइनस जे इंटू, अब क्या होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, मतलब क्या, A1 B3 माइनस B1 A3, और प्लस की फर्स्ट रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस ऑफ B1 A2। ठीक है, समझ में आया? ए क्रॉस बी आपको समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल चमका, बिल्कुल चमका भाई। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ये क्वेश्चन क्या यही करने के लिए बोल रहा है? वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, और ए क्रॉस बी निकालना है, क्या यही करने को बोल रहा है? बिल्कुल। तो अगर मैं ये बता दिया हूं तो क्या ये करवाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं नहीं करता हूं फिर। अब देखो कर रहा है प्रूव द रिलेशन, प्रूव द रिलेशन, इस रिलेशन को प्रूव करना है, इस रिलेशन को प्रूव करना, इस रिलेशन को प्रूव करना। लेकिन ना इस रिलेशन को प्रूव करने से पहले ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मेरे को गलत लग रहा है। ठीक है, गलत क्या लग रहा है? यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड की बात करना चाहिए था, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तब ये सही है। ए डॉट बी का स्क्वायर
प्लस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसको, ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर कर दो भाई, प्लस ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नहीं तो आई एन कैप भी लिखते हैं। आरएचएस को तो प्रूव करना है, इसको तो प्रूव करना है। अब क्या लिखिए, इसको पढ़े स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर कॉमन कर लो तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या आरएचएस वही आ गया, बिल्कुल आ गया, इसलिए ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कोई और क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन अब खत्म हो गया। तो इस तरीका से हम लोग किसको कौन सा चैप्टर को खत्म किए, वेक्टर जो क्लास 12 में पूछा जाता है उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इस तरह का कंटेंट देखना आपको पसंद है, फ्यूचर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट या फिर बहुत सारे टॉपिक लेकर मैं आने वाला हूं, मतलब पूरा 11th और 12th क्लास का मैथ्स में लेकर इस चैनल पे लेकर आने वाला हूं। तो अगर आपको इस तरह का वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका भाई बंधु को इस लाइक है जो इस वीडियो को देख सकता है तो उसके बीच में इसको शेयर भी कीजिएगा। आज की क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।